जय हिंद दोस्तों। आइए मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, जिसमें हम क्लास 12 के भौतिक विज्ञान के पहले पाठ कूलॉम के नियम तथा विद्युत क्षेत्र के संपूर्ण निष्कर्ष को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी नई जानकारी पहले अध्याय के बारे में मिलेंगे। तो आइए हम मिलते हैं इस वीडियो के तथ्यों के बारे में आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए दिया अध्याय 1 के अंतर्गत परीक्षा में आने वाले आंकिक प्रश्नों को हल करने हेतु महत्वपूर्ण तथ्य तथा अध्याय 1 का संपूर्ण बिंदु ज्ञान, अर्थात इसमें जो भी दिखाया गया है वो अध्याय पहले अर्थात कूलॉम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र अध्याय के संपूर्ण निष्कर्ष को प्रदर्शित करता है। तो इसमें आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, आंकिक प्रश्नों हेतु महत्वपूर्ण तथ्य, अर्थात इसमें जो भी तथ्य दिए गए हैं वो आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए आपके लिए लाभदायक होंगे, अर्थात यह आपके आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूले की तरह कार्य करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें पहला बिंदु क्या है। तो यहाँ पर पहला बिंदु दिया गया है, यदि प्रश्न में पहले से कोई आवेश, ध्यान दीजिए, यदि प्रश्न में पहले से कोई आवेश माना धनावेश दिया गया हो तथा अब उसमें कोई अन्य आवेश जैसे ऋणावेश जोड़ना हो तो वह साधारण बीजगणित के रूप में जुड़ता है। अर्थात जैसे हम साधारण अंक गणित में या बीजगणित में 2 + 2 4 होता है, 5 + 2 7 होता है, 9 + 2 11 होता है, तो ऐसे ही आवेशों का योगफल भी बीजगणितीय नियम का पालन करेगा। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, जैसे +5 कूलॉम आवेश व -10 कूलॉम आवेश का योग, तो यह साधारण बीजगणित के रूप में जुड़ेगा। तो ये +5 और -10, तो इनका योग पूरा हो जाएगा कितना, -5 कूलॉम आवेश होगा। ठीक है, यह सभी आवेशों से सत्य है, अर्थात यह प्लस आवेशों के लिए सत्य है, प्लस के लिए सत्य है, माइनस के लिए सत्य है, अर्थात यह हर प्रकार के हर प्रकृति के आवेशों के लिए सत्य है। यह पहला नियम हमारा है। और दूसरे नियम में हम आते हैं, यदि दो असमान आवेशित पिंडों को किसी तार की सहायता से या दोनों को आपस में रगड़ दें, यदि किसी तार की सहायता से थोड़ा हम आपस में उनको रगड़ दें तो दोनों ही पिंड समान आवेशित हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर 2 गोले दिखाए गए हैं, अर्थात 2 पिंड दिखाए गए हैं जो कि आवेशित हैं। एक पर +50 कूलॉम आवेश है, एक पर +120 कूलॉम आवेश है, और इनको एक तार की सहायता से जो यहाँ पर दिखाया गया है इनको कनेक्ट किया था, जोड़ा गया है। तो अब इनको इस पर 50 कूलॉम है, इस पर 120 है, दोनों पर डिफरेंट आवेश हैं, डिफरेंट चार्जेस हैं। ठीक है, तो अब इनको जब किसी तार से या फिर इनको आपस में रगड़ा गया, जब इनको किसी तार से अथवा इनको आपस में रगड़ा गया तो इनका जो दोनों पर तुल्य प्रतिरोध होगा, तुल्य आवेश होगा, वह कितना होगा। तो इनका तुल्य आवेश होगा कितना, इनको जोड़ने के लिए करते हैं, पहले पिंड पे आवेश प्लस दूसरे पिंड पे आवेश बटे पिंडों की संख्या, अर्थात पहले गोले पे आवेश जैसे यहाँ पर 50 कूलॉम है, 50 + 120/2, क्योंकि यहाँ पर 2 पिंड है, 1 2, इसलिए /2 हुआ। और ऊपर पहले पिंड का आवेश प्लस दूसरे पिंड का आवेश, और यहाँ पर ऐसे ही चाहे जितनी पिंड हो उन सब को पिंडों के आवेश अपान पिंडों की संख्या। तो यहाँ पर जैसे 50 + 120, तो यहाँ पर 50 + 120/2 बराबर 170/2 बराबर 85 कूलॉम, अर्थात इन दोनों का जो तुल्य आवेश आएगा वह होगा 85 कूलॉम। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर एक सूत्र के रूप में दिखाया गया है, गोलों की संख्या बराबर कॉमन चार्ज = Q1 Q2/2। यहाँ सिर्फ 2 पिंडों के लिए दिखाया गया है, यह और भी पिंडों के लिए लागू हो सकता है, जैसे कि 4 5 या फिर और अधिक पिंड हो तो उनके लिए होगा Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5/Q, अर्थात नंबर ऑफ क्यू, अर्थात आवेशों की संख्या। और आते हैं अपने तीसरे बिंदु पे, वैद्युत बल रेखा अथवा आवेश सदैव धनावेश से ऋणावेश की ओर चलता है। वैद्युत बल रेखा अथवा आवेश सदैव धनावेश से ऋणावेश की ओर चलता है, अर्थात जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये + कूलॉम आवेश है, ये - कूलॉम आवेश है, तो ये + कूलॉम आवेश से वैद्युत बल रेखाएं - कूलॉम आवेश की ओर चलेंगी।
जैसा कि इसे समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि ये प्लस क्यू, प्लस मतलब धनी, तो धनी देता है, तो ये वैद्युत बल रेखाएं दे रहा है, ये देखिए इससे वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं। और ये माइनस क्यू अर्थात गरीब, तो यह वैद्युत बल रेखाएं लेता है, अर्थात वैद्युत बल रेखाएं ये ले रहा है, ये देखिए इसी की दिशा में दिखाया गया है। ये वैद्युत बल रेखाएं माइनस क्यू ले रहा है जबकि प्लस क्यू दे रहा है, क्योंकि ये धनी है तो इसलिए ये दे रहा है, और ये माइनस है अर्थात गरीब है तो इसलिए ये ले रहा है। अर्थात प्लस क्यू आवेश से वैद्युत बल रेखाएं सदैव बाहर की ओर निकलती हैं तथा माइनस क्यू आवेश से वैद्युत बल रेखाएं सदैव माइनस क्यू की ही ओर अग्रसर होती हैं। अगले बिंदु पे हम देखते हैं दो समान प्रकृति के आवेशों जैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस के मध्य ही कोई अन्य आवेश स्थिर रह सकता है। अर्थात दो समान प्रकृति या तो प्लस प्लस हो या तो माइनस माइनस हो, उन्हीं के मध्य कोई अन्य आवेश स्थिर रह सकता है, न कि विपरीत आवेशों के मध्य। अर्थात प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस, इन दोनों के मध्य कोई भी आवेश संतुलित नहीं रह सकता, जबकि समान प्रकृति के आवेश जैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस के मध्य ही कोई अन्य आवेश संतुलित रह सकता है। पांचवें बिंदु पर हम देखते हैं जैसा कि यहाँ पर के अर्थात परावैद्युतांक को दर्शाया गया है, इसे हम कैसे डिनोट करते हैं। तो परावैद्युतांक परावैद्युत पदार्थ के लिए कितना होता है, के इक्वल टू 1 से अधिक सदैव होता है, जबकि इसका मान धातु के लिए कितना होता है, इन्फिनिटी या अनंत होता है। तथा निर्वात अथवा वायु हेतु के इक्वल टू 1 सदैव के इक्वल टू 1 होता है। निर्वात अथवा वायु हेतु धातु के लिए इन्फिनिटी, परावैद्युत के लिए के से सदैव अधिक रहता है, के से 1 से। यहाँ के परावैद्युतांक अर्थात किसी परावैद्युत पदार्थ की परावैद्युतांक है। हम आते हैं अपने छठे बिंदु पे, किसी भी वस्तु अथवा कण पर स्थित आवेश सदैव ई यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसे हम 1/6 × 10⁻⁻19 कूलाम से डिनोट करते हैं, का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात इससे वह पूर्णतः गुणित होता है, जैसे 2e 6e 7e 12e कुछ भी ले सकते हैं आप। आवेश पूर्ण गुणज में कभी नहीं होता, अर्थात आवेश अपूर्ण गुणज में कभी नहीं होता, जैसे 0.6e 0.59e 0.67e कुछ भी, तो ऐसे वह भिन्न के रूप में नहीं होगा, सदैव पूर्ण होगा, एक पूर्ण संख्या का गुणज होगा। यहाँ तक देखिए 7 एक पूर्ण संख्या है, जबकि 0.6 अपूर्ण संख्या है, इसलिए यह गुणज नहीं होगा। आवेश किसी भी वस्तु पर आवेश सदैव किसी भी संख्या का पूर्ण गुणज होता है। नंबर 7, इलेक्ट्रॉन पर आवेश इसे माइनस ई से डिनोट करते हैं, वह होता है -1/6 × 10⁻⁻19 कूलाम, जबकि अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, उसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं, उस पर होता है प्लस, यहाँ पर देखिए प्लस है, ध्यान दीजिए, +2e +2 अर्थात 2 से गुणा हो गया ई में, तो इसको प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 3.2 प्लस यहाँ पर कितना हो गया 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये हमारा अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर स्थित आवेश ई का 2 गुना अर्थात 2 गुना तथा धनात्मक होता है। ठीक है, 8वें बिंदु पे आते हैं, यदि किसी प्रश्न के चित्र में E1 तीव्रता E2 तीव्रता पर लंबवत दिखाई गई है, यदि किसी प्रश्न में E1 तीव्रता E2 तीव्रता पर लंबवत दिखाई गई है, तो इन दोनों की परिणामी तीव्रता E फिर सूत्र है, वह सूत्र क्या है, E = E1² + E2² विथ √, जबकि E1 E2 पे लंबवत हो या फिर E2 E1 पे लंबवत हो। यदि E1 और E2 के बीच थीटा कोण बने तो तब इन दोनों का परिणामी वैद्युत क्षेत्र E, उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, E = E1² + E2² + 2E1 E2 cos थीटा विथ √। यहाँ पर दिखाया व्हेन E1 इज क्रिएटेड थीटा डिग्री एंगल विथ E2। यहाँ पर 9वां बिंदु क्या होगा, यदि
दो विपरीत, ध्यान दीजिए विपरीत, यही दो विपरीत प्रकृति के आवेश कुछ दूरी पर एक दूसरे से स्थित हों तो उनके मध्य किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ई का मान शून्य नहीं होगा। ध्यान दीजिए, शून्य नहीं होगा किसी भी बिंदु पे, चाहे आप किसी बिंदु पे ले, वहाँ पर कभी भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होगी अगर यदि वो दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, अर्थात माइनस प्लस है या फिर प्लस माइनस है, परंतु दोनों आवेशों से बाहर। और हम देखते हैं अब अपने नवे बिंदु पे, जिसमें दिया गया है यदि दो विपरीत प्रकृति के आवेश कुछ दूरी पर एक दूसरे से स्थित हों तो उनके मध्य किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ई का मान शून्य नहीं होगा। अर्थात यदि आपके पास कोई दो आवेश विपरीत प्रकृति के हों, अर्थात एक प्लस और एक माइनस हो, तो उनके बीच किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान शून्य कभी नहीं होता, परंतु यदि दोनों आवेश से बाहर किसी बिंदु पर तीव्रता ई शून्य हो सकती है। अर्थात भले ही दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हों तो उनके मध्य तीव्रता शून्य नहीं हो सकती कभी भी, जबकि उन आवेशों से बाहर, अर्थात उन आवेशों के मध्य ना रहे, फिर चाहे वो पहले आवेश के बाहर हो या फिर दूसरे आवेश के बाहर हो, वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो सकती है। और देखते हैं अपने अगले बिंदु को। और हमारा 10वां बिंदु है किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव के धनावेश पर क्षेत्र की दिशा में, जबकि ऋणावेश पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव आपको दिखाया गया चित्र की सहायता से, जिसमें एक माइनस क्यू आवेश है तथा एक प्लस क्यू आवेश है। तो और यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाया गया, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाया गया जो इस तरफ अग्रसर है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस क्यू आवेश जो होगा वैद्युत द्विध्रुव का, जो प्लस क्यू आवेश होगा उस पर जो बल लगेगा वो क्षेत्र की दिशा में लगेगा। यहाँ पर देखिए क्षेत्र की दिशा में ये बल लग रहा है जो कि प्लस क्यू पर लग रहा है, जबकि माइनस क्यू पर जो बल लगेगा वो क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। यहाँ पर देखिए ये क्षेत्र है और इसके विपरीत दिशा में यहाँ पर माइनस क्यू आवेश पर बल लग रहा है F। ठीक है, अर्थात किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव के धनावेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, जबकि ऋणावेश पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। ठीक है, और 11वां बिंदु है दिशाओं के आधार पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं E1 E2 E3 डॉट डॉट किसी भी ई का जोड़ या घटाना होता है। चित्र से समझा, अर्थात दिशाओं के आधार पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का योग होता है। जैसे यहाँ चित्र एक दिया गया है जिसमें एक बिंदु P है तथा इस बिंदु P जिस पर एक आवेश जिसके अंदिश यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है तथा इसके विपरीत दिशा में एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 दिखाई गई। तो यहाँ पर अगर यदि कोई पूछ ले कि इन दोनों की परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा EP, अर्थात बिंदु P पर यदि कोई पूछ ले बिंदु P पर तीव्रता कितनी हो तो उसके लिए क्या हो जाएगा EP इक्वल टू E1 माइनस E2। ध्यान दीजिए E1 माइनस E2 ही क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर E1 को अधिक दूर पे दिखाया गया है, अर्थात इसका परिणाम अधिक है। तो जिसका परिणाम अधिक होगा उसमें से कम वाला परिणाम घटेगा। तो यहाँ पर E1 का परिणाम अधिक है और E2 कम है, इसलिए E1 माइनस E2 होगा। अगर E2 का अधिक होता तो E2 माइनस E1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसी प्रकार एक अन्य चित्र दिखाया गया है, इसमें E1 और E2 दोनों एक ही दिशा में अग्रसर हैं। तो यहाँ पर दोनों एक ही दिशा में चूँकि अग्रसर हैं, इसलिए EP पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी EP इक्वल टू E1 प्लस E2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही एक ही क्षेत्र में हैं, तो इसलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, और हम आगे और हमारे 12वें बिंदु के अंतर्गत आता है यदि दो असमान बिंदु आवेश के बीच कोई अन्य आवेश रखा जाए तो संपूर्ण निकाय तभी संतुलन में होगा, जबकि पहले और बीच के आवेश के बीच लगने वाला बल F1 दूसरे और बीच के आवेश के मध्य लगने वाले बल F2 के बराबर हो। अर्थात यदि हमारे पास दो असमान आवेश हैं, जिसे हम यहाँ पर एक A से दिखाते हैं तो फिर दूसरे को B से दिखाते हैं,
यदि हमारे पास दो असमान आवेश ए तथा बी हैं तथा यदि अब उनके मध्य कोई अन्य आवेश यहाँ पर सी बी रखा जाए तो वह संतुलन की अवस्था में कब होगा? जब पहले और तीसरे आवेश के मध्य लगने वाला बल F1 दूसरे और तीसरे आवेशों के मध्य लगने वाले बल F2 के बराबर होगा। अर्थात ये बल जितना होगा वो उतना ही बल ये भी होगा, अर्थात जितने F1 होगा उतना ही F2 होगा, तभी यह संतुलन में तीसरा आवेश रह सकता है, अथवा यह संपूर्ण निकाय संतुलित नहीं हो सकता। हमारा अगला बिंदु है 13। यदि तीव्रता प्रदर्शित करने वाले दो वेक्टरों E1 व E2 का तुल्य परिणाम E हो, यदि तीव्रता प्रदर्शित करने वाले दो वेक्टरों E1 व E2 का तुल्य परिणाम E हो तो यह इस प्रकार संरचना में खींचा जाएगा। यहाँ पर देखिए एक संरचना दिखाया गया है, इसमें दो आवेश -q तथा +q उपस्थित हैं तथा यहाँ पर एक बिंदु P है जिस पर -q तथा +q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व E2 उत्पन्न हो रही है। तब अब E1 और E2 के परिणामी विद्युत क्षेत्र को यहाँ पर E से दिखाया गया है। अब यहाँ पर इस E परिणामी विद्युत क्षेत्र E को किस दिशा में आगे बढ़ना है यह हम कैसे निर्धारित करेंगे? तो हम यहाँ पर इसके निर्धारण हेतु एक प्रक्रिया अपनाते हैं जो यहाँ पर दिखाई गई है। यहाँ पर देख सकते हैं आप दोनों आवेशों से उत्पन्न तीव्रताओं के दोनों वेक्टरों दोनों आवेशों से उत्पन्न -q तथा +q दोनों आवेशों से उत्पन्न तीव्रताओं के दोनों वेक्टरों E1 व E2 के समांतर हम रेखाएं खींचते हैं। E1 के समांतर हम पहली रेखा यहाँ से खींचते हैं तथा E2 के समांतर हम दूसरी रेखा यहाँ से खींचते हैं तथा ये हमारे द्वारा खींची गई रेखाएं, ये जो रेखाएं हमने खींच रखा है यहाँ पर, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटें, यहाँ पर देखिए ये दोनों रेखाएं किस बिंदु पर काट रही हैं? इस बिंदु पर काट रही हैं। इस बिंदु पर काटें परिणामी तीव्रता E, यहाँ पर देखिए कैपिटल E, इसे हम परिणामी तीव्रता कहते हैं। परिणामी तीव्रता E का वेक्टर वहीं से होकर गुजरेगा। हम समझ गए कि परिणामी यहाँ पर हमें जो बिंदु मिला कटान बिंदु, वहीं से हमारा परिणामी क्षेत्र की तीव्रता E का तीर वेक्टर होकर गुजरेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको इस दिशा में दिखाए हैं, अथवा यह इस भी दिशा में हो सकता था, इस भी दिशा में हो सकता है, लेकिन इन दोनों का परिणामी समांतर रेखाओं के निष्कर्ष के आधार पर यहाँ पर निकलता है, इसलिए यह वेक्टर बिंदु E से होकर गुजरेगा, जिसे हम परिणामी वेक्टर कहते हैं। तो यह हमारा अंतिम बिंदु था। यह इस वीडियो में जितने बिंदु दिखाए गए हैं यह आपके पहले अभ्यास के आंगिक प्रश्नों को हल करने के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो यदि आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है आपने इससे कुछ अलग नहीं सीखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब मत कीजिए। धन्यवाद।